मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हेमंत कुमार म्यूज़िक कंपनी ने प्यारे जी का एक शो रखा है। ये शो तो हम देखते हैं एक रात के लिए, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का जो म्यूज़िक है वो सदियों तक ज़िंदा रहने वाला है, क्योंकि उसके पीछे जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के जो गुण हैं, जो उनका संगीत है, वो अपने आप में ही अमर है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं कहूँगा कि मेरी म्यूज़िक के बारे में जो भी पढ़ाई लिखाई हुई वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के अंतर्गत ही हुई। मुझे याद है कि प्यारे जी लक्ष्मी जी ने मेरे साथ पहला गाना किया। फिल्म का नाम था गौतम गोविंदा और गीत था एक ऋतु आए एक ऋतु जाए। मैं एक विद्यार्थी की तरह अपना स्क्रिप्ट लेके, अपनी सिचुएशन लेके प्यारे जी के पास गया कि ये मेरी सिचुएशन है और ये मेरी इमेजिनेशन है और मैं इस गाने को इस कहानी की तरह बताना चाहता हूँ, गाने की तरह नहीं। तो कहने लगे कि गाना भी होना चाहिए और कहानी भी होनी चाहिए, मैं तुम्हें डिज़ाइन करके देता हूँ और अगर कभी आप वो गाना सुने एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, तो आज भी कितने ही मधुर गानों से बहुत आगे है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक बहुत बड़ी देन है हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, सिनेमा म्यूज़िक को, और मैं आज खुश हूँ कि मैं आज उनके शो में भाग ले रहा हूँ। प्यारे जी के साथ मेरे पर्सनल संबंध भी बहुत अच्छे रहे हैं और भाइयों की तरह प्यार रहा है, आज भी है। लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि जब काम होता है तो साथ होता है, जब काम नहीं होता तो हम अपने घर में बैठ के एक दूसरे को याद करते हैं। तो बहुत सी ऐसी अनुभूतियाँ और ऐसे एक्सपीरियंस और यादें हैं मेरी लक्ष्मी जी के साथ, प्यारे जी के साथ, क्योंकि अगर मेरे गानों में विस्तार आया और विजुअल्स में और सिनेमा में विस्तार आया, चाहे वो सौदागर फिल्म थी या कर्मा फिल्म थी या खलनायक थी, कर्ज थी, तो उसमें प्यारे जी का भी बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि उनके ऑर्केस्ट्रा में, उनकी अरेंजमेंट में, उनके साउंड में, उनके म्यूज़िक में एक जिसे कहते हैं कि डायरेक्टर ऑफ म्यूज़िक, म्यूज़िक कंपोज़र अलग होता है, म्यूज़िक डायरेक्टर अलग होता है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और ख़ासकर प्यारेलाल जी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, जो कि ड्रामा को समझते थे, जो कि कहानी को समझकर उसका म्यूज़िक बनाते हैं। आप उनका अगर बैकग्राउंड स्कोर भी देखेंगे तो हर सीन को उन्होंने 3 गुना उठाया है अपने बैकग्राउंड स्कोर से। तो प्यारे जी को खाली संगीत का नहीं, नाटक का भी बहुत ज्ञान है। मनुष्य की भावनाओं को, पात्रों की भावनाओं को भी समझते, उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और जो साउंड है, साउंड की जो हियरिंग क्वालिटी है प्यारे जी की, वो मुझे नहीं लगता किसी की है। हमारे कर्ज के गाने सुने आप, या राम लखन के गाने सुने। मुझे राम लखन के गानों से मुझे याद आया कि जब मैंने कहा माय नेम इज़ लखन का गाना हमने बनाया, बख्शी जी ने लिखा और लक्ष्मी जी ने ट्यून बनाई, तो मुझे कहने लगे कि किस तरह का इसका एटमॉस्फेयर है। प्यारे जी मुझे हमेशा एटमॉस्फेयर के बारे में बहुत पूछते थे कि आप कैसा सोचते हैं, आपकी क्या इमेजिनेशन इस बार से। और मैं देखता था कि जब गाना पूरा बन जाता था तो मुझे लगता था कि इससे अच्छा किसी ने नहीं समझा मेरी इमेजिनेशन को, इन्होंने तो खुद ही मेरा गाना पिक्चराइज कर दिया है, इतनी अच्छी साउंड दी है। तो जो गाना था माय नेम इज़ लखन, अगर आप कभी उसको ध्यान से सुने तो उन्होंने उस गाने में एक भी वुडविन ब्रास स्ट्रिंग्स नहीं रखा है। उसमें 76 सिर्फ रिदम और परकशंस के लोग हैं। आप पूरा गाना सुनिए माय नेम इज़ लखन, ओनली रिदम। उन्होंने कहा कि सिर्फ रिदम ही रखेंगे और 76 म्यूजिशियंस आए और वो गाना रिकॉर्ड हुआ। उनके गाने में आपको 125 म्यूजिशियन भी लगते थे और 9 म्यूजिशियन भी लगते थे। ऐसा नहीं था कि वो विस्तार के लिए खाली म्यूजिशियन इकट्ठा करते थे। मुझे याद है कि गाना जो हीरो फिल्म का था लंबी जुदाई, लंबी जुदाई में जब मैं रिकॉर्डिंग में पहुंचा, गाना बनने के बाद आज रिकॉर्डिंग होगी और मैं रेशमा जी को लेके स्टूडियो आया, तो मुझे ऐसा लगा था कि कम से कम रेशमा जी के साथ 40, 50, 70 म्यूजिशियन तो होंगे। लेकिन जब मैंने देखा स्टूडियो में तो सिर्फ 9 म्यूजिशियन थे
3-4 रिदम वाले और 1-2 म्यूजिशियन और थे। तो मुझे लगा शायद प्यारे जी जो हैं रफ ट्रैक, एक स्क्रैच रिकॉर्ड करने वाले। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आज म्यूजिशियन बहुत कम है। कहने लगे नहीं, ये गाना जो है ये आवाज़ का गाना है, इसमें आवाज़ बोलेगी, रेशमा जी की आवाज़ बोलेगी, और हमारे म्यूजिशियन जो हैं वो रेशमा जी की आवाज़ को और उनकी लय को और उनकी ताल को फॉलो करेंगे। और उन्होंने म्यूजिशियन से, रिदम वालों से कहा जब भी रेशमा जी ठहरे उस हिसाब से तुम्हें म्यूजिक बजाना है। सिंगर ताल के हिसाब से नहीं गाएगा, ताल सिंगर के हिसाब से बजेगी। ये कौन सोच सकता है? ये प्यारे जी सोच सकते हैं। दिस इज कॉल्ड प्यारे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो गीत, जैसे मैं कभी भी गाने सुनता हूँ या म्यूज़िक सुनता हूँ, चाहे मैं सिम्फनी सुनूँ या अपने गाने सुनूँ या दूसरों के गाने सुनूँ, जब भी मैं साउंड सुनता हूँ तो मैं उन म्यूजिशियंस को बजाते हुए देखता हूँ। मेरी इमेजिनेशन में सब वो फ्लूट बजाने वाले, रिदम बजाने वाले सेक्शंस थे, मेरे इमेजिनेशन में आते हैं, खाली सुनता नहीं। अगर आप सुनिए कि वो इमेजिनेशन वाले जो म्यूजिशियन है स्टेज पे खड़े हों और वो बजा रहे हों, तो इसका आनंद ही अलग है, इसका उत्साह ही अलग है। कंसर्ट जो हैं स्टेज के ऊपर वो देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप म्यूजिशियन को सामने बजाते हुए देखते हैं और ये फील करते हैं। अब आप एक जो एक्टर्स हैं वो खाली वॉइस ओवर ले लें हम लोग और पर्दे पे कुछ ना दिखाएं तो कैसे लगेगा? तो उसी तरह से म्यूजिशियन जब बजाते हैं, जब कंसर्ट्स हैं, इनका इम्पैक्ट ही अलग होता है, इनका मैजिक ही अलग होता है। आज भी यूके में, यूरोप में, अमेरिका में आप देखिए कि म्यूजिशियन जो हैं और जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं उनके कंसर्ट्स ज़्यादा पॉपुलर हैं देन अदर इवेंट शोज़। और मैं चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में भी ये जितने भी फनकार हैं, म्यूजिक कंसर्ट्स हैं और होने चाहिए। इस तरह की जो कंपनीज़ हैं, हेमंत कुमार म्यूजिक कंपनी जैसे, इनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए और इनको एक विस्तार मिलना चाहिए और ऑडियंस में एक टेस्ट पैदा होना चाहिए। क्योंकि म्यूज़िक की अगर हम रिस्पेक्ट करते हैं तो म्यूजिशियन की भी रिस्पेक्ट करनी होगी।